पापा डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सीधे ही मना कर दिया कि बायो नहीं लेनी। अपने कपड़ों से ज्यादा आप अपनी मैस चेंज कर देते हो। 2 स्लॉट्स में होता है, तो पहला स्लॉट दे के बाहर निकले, इतनी जोरदार नींद आ रही थी तो हम उसको रस्सियों से बांध बांध के रखते थे, या फिर टेस्ट कर रहे होते थे दूर दूर भगा देते थे सबको। फिर वहां पे इंटरव्यू में गया, उन्होंने पूछा कि आप 1 घंटे में कितने रसगुल्ले खा सकते हो। If there is somebody who is looking to build a career in AI, तो उसको किस पाथ से जाना चाहिए? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है काम की बातें। यहाँ पे हम करेंगे बहुत सारी काम की बातें अलग अलग गेस्ट के साथ, जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे। आज के हमारे गेस्ट है अभिनव दादीज। ये काम कर रहे हैं एमएल और एआई की फील्ड में। जानेंगे उनसे उनकी लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ बीता बचपन? बचपन बीकानेर में, मेरी सारी स्कूलिंग यहीं पे ही हुई है। 10th के बाद फिर एज यूजुअल कोटा जाते हैं सब यहाँ पे। कोटा की जर्नी जाने से पहले मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि यू वर दी बीकानेर टॉपर, राइट? 10th क्लास में बॉयज टॉपर। बॉयज टॉपर? अच्छा। सबके वो 1-2 नंबर आगे पीछे थे, तो सभी अच्छा। टॉपर है उस टाइम पे। तो बॉयज टॉपर गर्ल्स टॉपर अलग था क्या? कि ओके, तो देयर वाज सम गर्ल हु वाज द टॉपर एंड यू वर अहेड द ऑफ सेकंड मी, वन? हाँ। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। सेकंड था मैं। टॉपर बनने के बाद सब्जेक्ट लेना पड़ता है, राइट? तो क्या पहले से डिसाइडेड था कि मैं अब तो, या तो फिर पता चला टॉपर बनने के बाद पता चला कि मैं ये लेना चाहता हूँ, या फिर पहले से डिसाइडेड था कि हाँ मैं ये आगे क्या करूँगा? नहीं, पहले से ही डिसाइडेड था, 8-9 से डिसाइडेड था कि मैथ्स लेके इंजीनियरिंग में जाना है। कोई फैमिली में नहीं, इंजीनियर था? नहीं, खुद कैसे इंटरेस्ट आया? साइंस मैथ्स बायो इनमें इंटरेस्ट था हमेशा से। अच्छा। मतलब इसी डायरेक्शन में जाना है, अब वो साइंस मैथ स्पेसिफिकली जाना है कि साइंस बायो जाना है, ये उसी में लेटर इवेंचुअली डिसाइड किया गया। बट साइंस में जाना है ये पहले से था। मैथ्स वर्सेस बायो कैसे पता चला? पापा डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सीधे ही मना कर दिया कि बायो नहीं लेनी। यूजुअली इज द ऑपोजिट, राइट? कि जब अपने पापा डॉक्टर होते हैं तो वो चाहते हैं कि अपने बच्चे भी डॉक्टर बने, राइट? हाँ, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी 10-15 साल तक, अच्छा। और बायो में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा बुक्स मोटी मोटी। तो मेरा ऐसा था कि पढ़ लेंगे, लेकिन मैथ्स भी एक बार देख लेते हैं। तो मैथ्स में एक सीनियर आया था स्कूल में, उससे मोटिवेशन मिला कि उसने पढ़ के यूएस से मास्टर्स वगैरह की और वो अभी अच्छी पोजीशन पे है। तो उस टाइम लगा कि मैथ्स एक मोर वायबल ऑप्शन रहेगा। मोटी किताबों ने डरा दिया। मोटी किताबों ने डरा दिया। और बाद में इंजीनियरिंग में पता चला कि किताबों की साइज तो काफ़ी मोटी होती ही है। हाँ, वो तो सब जगह मोटी हो जाती है किताबें, वो किसी ने हाँ। बताया नहीं था। राइट राइट राइट। तो उसके बाद क्या हुआ? ये आप डिसाइड हो गया कि मैथ्स लेनी है क्योंकि मोटी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी, राइट? तो हाउ वाज द जर्नी आफ्टरवर्ड्स? फिर कोटा में रहे थे 2 साल, वही नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट का, सुबह जाओ शाम तक आओ। साथ साथ स्कूलिंग भी करते थे, 2-3 दिन स्कूल जाते थे और साथ साथ पढ़ते थे। शुरू में इतना सीरियसनेस नहीं हुए, लेकिन हाँ पढ़ाई करते थे। बस फन तो ज्यादा होता नहीं था, आप एक कमरे में हो, कोचिंग जाते हो, फिर वापस कमरे में आ जाते हो। अच्छा। खाना पीना उसका कुछ अता पता नहीं होता। हाँ हाँ। कभी टिफिन कहीं से लेके आ रहे हो, कभी टिफिन किसी और मेस से आ रहा है। अच्छा। वो मेस, कोई मेस थोड़ा 1-2 दिन अच्छा देती, फिर पूरा कचरा खाना दे देती। फिर आप हाँ चेंज हाँ। कर लेते हो, तो आप हर महीने दूसरी मैस ढूंढ रहे होते हो। तो आप अच्छा। अपने कपड़ों से ज्यादा आप अपनी मैस चेंज कर देते हो खाने के पीछे। खाने को लेकर जरूर मुझे जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं वो अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं कि खाना कैसा था। बाकी आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो अपने कोचिंग लाइफ से लेके, राइट। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को ज्यादा टाइम मिला कि इधर उधर जाओ घूमो करो। उसका ज्यादा टाइम था नहीं, और साथ में स्कूल भी थी, तो पूरा पैक्ड अप ही रहता था वीक तो। और वीकेंड्स में टेस्ट हो जाते थे, तो आप टेस्ट
एक टेस्ट दो स्लॉट्स में होते थे 3-3 घंटे के, तो पूरा दिन पूरा वीकेंड वहीं चला जाता था। राइट। तो उस टाइम पे प्रॉपर फोकस तुम्हारा मोस्टली पढ़ने में, तैयारी करने में, इसी में ही चला जाता है, राइट? 2 साल हाँ काफ़ी हाँ। फोकस्ड होते हैं। तो अब आया जेई का दिन। जेई का एग्जाम का सेंटर भी जयपुर आया था। ओके। फिर कोटा से जयपुर गए, एग्जाम देने गए। पहले एग्जाम दे के बाहर निकले, 2 स्लॉट्स में होता है, तो पहला स्लॉट दे के बाहर निकले, इतनी जोरदार नींद आ रही थी, तो वहां पे किसी नोन फ्रेंड के घर जाके सो गया मैं 1 घंटे बीच में। अच्छा, सो भी सके तो लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई उस स्टेट में होता है एग्जाम के दिन कि वो एक नींद निकाल ले। ये बड़ा नहीं, इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे को नींद ज्यादा जरूरी थी, अच्छा। तो मैं सो गया था। आधे घंटे में खाना वाना खाया और सो गया। फिर उसके बाद सेकंड स्लॉट का एग्जाम दे के आया, फिर मैं पूरा एक्टिव था शाम। ओके। सो फिर जेई का एग्जाम हो गया, रिजल्ट्स आए, राइट? अब हम्म। डिसाइड करने की बारी आई, राइट? हाँ, कि रिजल्ट आ गया, उसमें रैंक आ गई आपकी कि इतनी रैंक है आपकी, अब आपको काउंसलिंग में बैठना है। यहाँ पे मेरे को ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, कौन सी ब्रांच क्या चीज़ होती है, किस ब्रांच से किस डायरेक्शन में जाते हैं और वो सब। तो सबने यही बताया कि कोर ब्रांचेस में जाओ, अच्छा, वो ज़्यादा अच्छी रहती है सबके लिए। कोर और नॉन कोर क्या होता है? कोर एक लिंगो है जिसमें वो CS इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को इंक्लूड करते हैं। सिविल वगैरह भी शायद रहती है कोर में, है ना? शायद शायद होती होगी, हम्म। बट इट इज जस्ट अ लिंगो। ऐसे कोई हम्म। कोर नॉन कोर एज अ स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा। बस देख, हर एक IIT की कोई लिंगो होती है, उसमें उस टाइम पे वो थी कि कोर ब्रांचेस यही 4-5 ब्रांचेस हैं। अच्छा। तो फिर हमने भी वही ट्राई किया। मोस्टली तो मूड CS और इलेक्ट्रिकल का ही था कि इन दोनों में से कोई एक मिल जाए। तो मेरी रैंक जिस हिसाब से थी उसमें कोर ब्रांचेस में लग नहीं रहा था कि मिलेगा, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स के जो कट ऑफ्स थी वो देखी थी और उसमें नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो फिर डिफरेंट चॉइस आई कि जो ब्रांचेस है, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक जैसी हम्म। ब्रांच, उनमें को वो IIT मिल सकती थी। जैसे मुंबई में, अगर सब मुंबई का प्रेफरेंस डाल रहे थे, तो मुंबई में अगर जाना होता तो बायोटेक या वो सारी ब्रांचेस लेनी पड़ती, जिसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि कोर ब्रांचेस को ही फोकस करते हैं। इट्स ओके कि कोई सी भी IIT मिले, ज़्यादा ऐसे प्रेफरेंस नहीं दिया मैंने। बट ऑर्डर वाइज भरा था कि जैसे पुरानी IITs में भरा, मान लो कि अगर कट ऑफ में भी चेंज हो जाए, आपका कोई गारंटी तो है नहीं। हम्म। तो पुरानी IITs की सारी भर दी थी, फिर नए IITs जो उस टाइम पे खुले थे, जिसमें हैदराबाद, जोधपुर, गांधीनगर, मंडी, ये 3-4 थे उस साल। तो इनकी भी मैंने कोर CS और इलेक्ट्रिकल भर दिए थे, फिर बाद में फिर मैकेनिकल पे गया था। अच्छा। तो इसके बाद पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद आई थिंक कुछ एक आध महीना लगता है जब तक तुम्हें पता चलता है कि कौन सी ब्रांच या कौन से कॉलेज मिल गया है, राइट? हम्म। सो जब रिजल्ट आया तो क्या क्या रिजल्ट रहा? तो ये सब हो गया, फिर घर पे आ गए, तो एक दिन रिजल्ट आ गया, उसमें बोला कि राजस्थान IIT में आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगी। और अच्छा। उस साल राजस्थान IIT कानपुर में चल रही थी, IIT कानपुर में ऐसा उसका हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था कि कानपुर में क्यों चल रही थी? आईटी जोधपुर है ना, आईटी जोधपुर नाम है, राइट? अभी जो करंट हाँ, नाम उस है। टाइम उसका नाम, अभी करंट नाम IIT जोधपुर है, उस टाइम उसका नाम IIT राजस्थान था। क्योंकि राजस्थान में ना ना तो शहर डिसाइडेड था और ना ही प्लेस डिसाइडेड थी कुछ भी। तो थोड़ा तो वो लगा कि कैसे मैनेज हो रहा है, क्योंकि नई IIT का किसी को कोई आइडिया नहीं था। हम्म। फिर ये लगा कि IIT कानपुर में चल रहा है, तो मे बी कुछ सिस्टमैटिक हो रहा होगा वहाँ पे, और IIT कानपुर की कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी तो बेनिफिशियल रहेगा। तो 4 साल को ओवरऑल अगर तुम पीछे मुड़ के देखो तो व्हाट वैल्यू डिड यू डिराइव आउट ऑफ इट? क्या बोलना चाहोगे? वैल्यू आई डिराइव आउट ऑफ इट, वैल्यू ये था कि एक तो आपका पीयर नेटवर्क और पीयर ग्रुप जो बनता है वो बहुत डाइवर्स होता है। हम्म। सब अपनी अपनी फील्ड में अच्छा करते हैं, उस टाइम आपको नहीं लगता कि सब क्या करेंगे, बट ओवर द years when you meet after 10 years you get to know that they are very good,
वो सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आपका पीयर नेटवर्क एक आपका अच्छा रिसोर्स है। और दूसरी बात जो आपने 4 साल, तो दो तरीके के लोग होते हैं जो 4 साल पूरे एंजॉय करते हैं, और एंजॉय इन द सेंस कि उनको पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बट दे स्टिल लाइक टू स्टे इन द आईआईटी एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ द रिसोर्सेज वहाँ पे जो अवेलेबल है। और एक होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं, जो पढ़ाई की तरफ रिसोर्सेज। तो मैंने शुरू के 2 साल एंजॉय किए थे, लास्ट के ओके 2 साल पढ़ाई में बिताए थे। तो एंजॉय करने का क्या मतलब होता है? लाइक जब तुम कह रहे हो कि एंजॉय करते हैं, ठीक है, मतलब इसका मतलब एक एक ही एलिमेंट हो सकता है मतलब कि आप पढ़ाई में भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हाँ, एंजॉय मैं इस बात से कह रहा हूँ कि आप नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। अच्छा, जैसे तो कि जैसे कि आपकी फेस्ट्स में आप बहुत इन्वॉल्व, हमारी नई आईआईटी थी तो उस टाइम कुछ सेट नहीं था फेस्ट वगैरह का, या फिर जो को करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं वो पूरा ढंग से सेटअप नहीं हो रखा था। तो ओके, उसमें इन्वॉल्वमेंट में आपको बहुत मजे आते हैं कि कैसे सेटअप कर रहे हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, स्टूडेंट एक्टिविटीज को और वो सब। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा था शुरू के फर्स्ट 2 इयर्स, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज, टेक्निकल फेस्ट, आपको एक फेस्ट करवाने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या रिसोर्सेज इकट्ठे करने होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में किस तरीके से प्लानिंग होती है, वो सब आप उसमें तो इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा था। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरह से एक रिसोर्स प्लानिंग और पीपल मैनेजमेंट और ये सारे स्किल का डेवलपमेंट उसमें अपने आप में देख सकते हैं हम लोग ये सब करते हुए? हाँ, ये सब भी होता है, प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज क्रिएटिविटी ऑल्सो। मैं शुरू हम्म के 2 साल फोटोग्राफी या डिजिटल डिजाइन में था, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें अच्छा हो सकता हूँ। हम्म बट हम्म उसमें ट्राई हुआ, उसमें मेरे को लगा कि मेरी स्किल सेट अच्छी है, और मैं 2 साल रहा, फोटोग्राफी क्लब का कोऑर्डिनेटर भी रहा और वर्कशॉप्स ली है। बट इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर 2 साल, नेक्स्ट के जो 2 साल है तुम पढ़ाई की तरफ मूव हो गए? पढ़ाई इन द सेंस, मेरे को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना कि अच्छा थियोरेटिकल हाउ वुड आई से एग्जाम्स में। तो अच्छा एग्जाम्स में तो फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था मैं, बट हाँ प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा आ गया, रोबोटिक्स की तरफ गया मैं। रोबोटिक्स में इंटर्नशिप तो नहीं कह सकते, बट हाँ लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स किए, जिसकी वजह से मैं आगे चल के काफ़ी मास्टर्स की तरफ जा पाया, मास्टर्स की तरफ डायरेक्शन देखा अच्छा, देख उस पाया। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताओ जो तुमने किया था। आई थिंक यू मेड समथिंग दैट कुड फ्लाई, राइट? सेकेंड ईयर के बाद के जो समर ब्रेक होता है, उसमें मेरा घर पास में ही था, हम वापस जोधपुर आ चुके थे। तो जोधपुर से मेरा होम टाउन बहुत पास में थे, तो मेरे को लगा कि होम टाउन जाके क्या ही करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और मेरा इंटरेस्ट था कुछ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करने के लिए। तो उसमें मैं प्रोफेसर, एक हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर डॉक्टर स्वागत कुमार, उन वो रोबोटिक्स लैब वो इस्टेब्लिश कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैं उनके लैब के बाहर खड़े खड़े देख रहा था, अंदर कोई 7-8 बच्चे, 7-8 स्टूडेंट्स थे, किसी न किसी चीज़ पे काम कर रहे थे। तो मैं बाहर खड़ा हुआ, सर आए बाहर, और सर ने एकदम से मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोलो बोलो अभिनव, क्या क्या बात है। मैंने बोला कि सर मेरे को इस लैब में काम करना है। तो सर ने बोला किस टॉपिक पे काम करोगे। सर मेरे को 2 दिन दीजिए, मैं लैब में दूसरों के प्रोजेक्ट देखूंगा और जिसमें जिनको ज़रूरत होगी उनके साथ जुड़ जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं 2 दिन लगा रहा अंदर, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे लोग काम कर रहे थे। तो एक एक था, एक बाहर से इंटर्न आया हुआ था, मतलब दूसरे यूनिवर्सिटी से, शायद आईआईटी कानपुर से था वो, और वो भी समर इंटर्नशिप्स के लिए आया हुआ था। तो वो एक क्वाड कॉप्टर बना रहा था। क्वाड कॉप्टर मतलब वो जो 3 इडियट्स में 4 पंखों वाला अच्छा, वो ड्रोन जो उड़ाता उड़ता है है, हवा में, हाँ, ड्रोन जो ड्रोन बोल आजकल सकते हैं। लोग सब हाँ, फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज करते हैं, उस टाइम पे वो बना रहा था। तो उसका प्रोजेक्ट उस पे था, तो मैंने उसको असिस्ट किया। अच्छा, उसके पास शायद मैन पावर कम थी या वो अकेला ही लगा हुआ था। तो मैंने ओके, सोचा कि इसमें मेरी भी लर्निंग हो जाएगी और इसकी असिस्टेंट हो जाएगी। तो वो पूरे समर में हम ड्रोन्स बनाते थे, नाइस। और बिल्कुल स्क्रैच से हम अपने फ्रेम्स लेके आते थे, मेटालिक फ्रेम्स, उनको काटते थे, हम्म उनके ऊपर पंखे लगाते थे, पूरे सारा आर्डिनो कोड
उस पे लिखते थे और उसको टेस्ट करते थे, और 2 महीने तक तो हम फेल ही हो रहे, अच्छा। हम उसको उड़ाते और वो टूट जाता। फिर वापस से सारा प्रोसेस तो कैसा लगता था लाइक करते थे। जब जब नहीं उड़ता था तो वाज इट मोर लाइक लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और अब नहीं छोड़ देते हैं, या फिर नहीं कोई बात नहीं अब समझते हैं कि क्या दिक्कत हुई? फ्रैंकली तो उस टाइम पे हमें लगा था कि ये नहीं उड़ेगा, अच्छा। तो हम ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होते थे, बस हमें वो रहता था कि किसी के हाथ पाँव ना काट दे, क्योंकि ओ अच्छा। एक्सीडेंट हो चुका था कि किसी के हाथ उंगली पे चीरे लगा दिए थे उसने। ओ हो तो वो अच्छा। बहुत वो था, डेंजरस था। तो हमें वही रहता था कि बस किसी के चीरे हाथ पाँव ना काट दे, किसी ओके। के लग ना जाए। हम अच्छा। उसको रस्सियों से बांध बांध के रखते थे, या फिर टेस्ट कर रहे होते थे दूर दूर भगा देते थे सबको। हाँ हाँ हाँ। फिर ऐसे ही चलता रहा काफी टाइम तक, क्योंकि उसमें कुछ पैरामीटर्स ट्यून करने होते हैं कंट्रोल लूप के। वो हमें ज्यादा आइडिया नहीं था, और ना ही हमने कोर्स वर्क कर रखा था हम्म। कैसे उसको ट्यून करते हैं। तो हमने प्रोफेसर से पूछा, उन्होंने बताया, गाइडेंस दिया, उसके बाद हमने धीरे धीरे करके उसको ट्यून कर पाए, और उसकी एट द एंड एक सक्सेसफुल फ्लाइट कर पाए ओह ग्रेट, मतलब थे। इट इट जब तक इवेंचुअली समर फ्लू, ब्रेक खत्म हुआ। राइट? इट हाँ, इवेंचुअली फ्लू। इवेंचुअल। नाइस। तो बट बहुत मे अच्छी फीलिंग आई होगी। वुड से कि हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग थी, लेकिन वो फिर भी एंड होते होते क्रैश कर गया था। एटलीस्ट इस, समवेयर यू स्टार्टेड, राइट? हाँ, फिर उसके बाद 3rd ईयर 4th ईयर में उसी के ऊपर आगे के प्रोजेक्ट्स करे थे हमने, उसको और अच्छा। बेटर करने के। तो इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद हम जब जाएंगे तो मैं एक थोड़ा सा, आई थिंक मैं बोलूँगा कि चस्का लग गया था कि खुद की चीज़ें बनाने का, थोड़ा रिसर्च करने का, राइट? तो हम्म। आगे जब ऐसा बोलते हैं ना कि आईआईटी में प्लेसमेंट होते हैं, प्लेसमेंट का मतलब जब कंपनीज आती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, फिर अगर तुम इंटरव्यू में पास होते हो तो उस कंपनी में जाने को मिलता है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? इंटरेस्टिंग था। हम्म। तो मैं खुद ही प्लेसमेंट सेल में था, हमने पूरे सेमेस्टर भर मेहनत की कंपनीज को बुलाने की। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए बैठा था। हम्म। उस टाइम 1-2 महीने पहले थोड़ी बहुत कोडिंग सीख ली थी, और रोबोटिक्स में प्रोजेक्ट कर करके भी थोड़ी हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग हो गई थी, तो अच्छी हो गई थी। तो वही था कि उसके बेसिस पे मैंने सोचा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल पे जा सकते हैं। तो और मोस्टली वही प्रोफाइल आ रही थी उस टाइम पे अच्छा। कैंपस प्लेसमेंट के लिए, जो प्लेसमेंट सीजन शुरू ही हुआ था। तो वो फिर वहाँ पे इंटरव्यू में गया, उन्होंने पूछा कि आप आप 1 घंटे में कितने रसगुल्ले खा सकते हो। ओके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। एक टेक्निकल कंपनी के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने रसगुल्ले खा सकते हो 1 घंटे में। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मेरे को कुछ इस पे टेक्निकल एनालिसिस कुछ सूझा नहीं। हाँ हाँ। जनरल जैसे मैं घर पे मिठाई आती है तो कितने खा सकता हूँ, मैं उस पे उसको एस्टिमेट करके चला। तो हम्म। मैंने उनको बोल दिया कि 10 रसगुल्ले। हाँ हाँ। तो इंटरव्यूअर भी थोड़े शॉक हो गए कि रीजनिंग क्या है 10 रसगुल्ले की। हाँ, क्योंकि अगर तो मुझसे मैंने पूछा बोला, जाएगा कि अगर कितने खा सकते हो तो मैं तो क्वांटिटी उस हिसाब से बोलूंगा कि मैं 1 मिनट में अगर मैं 5 रसगुल्ले खा सकता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, राइट? कि 60 से हाँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइडियली सभी ऐसे करते हैं कि वो हर रेट निकाल के उसको फिर टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ हाँ। तो वो मेरे को भी लगा कि मैंने बहुत कम बोल दिया। फिर अब उसको जस्टिफाई करना था। हाँ हाँ। तो जस्टिफाई ऐसे किया कि मैंने बोला कि शुरू के 5 रसगुल्लों में मेरा पेट भर जाएगा, फिर मैं एक हाँ एक धीरे धीरे खाऊंगा। हाँ हाँ। तो ऐसे करते हुए मैंने वो उसको जस्टिफाई किया, और उनको लगा कि मैंने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बोला। मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है मतलब यहाँ स्कोप से बाहर चला जाएगा, बट हाँ, कि एक टाइम बाद जो आप करते रहते हो उसमें आपका सेचुरेशन आ जाता है, राइट? समवॉट समवॉट हाँ, लाइक दैट। तो राइट, तो डिमांड सैचुरेट होने लग जाती है, डिमांड तो सैचुरेट होने लग जाती है। आप सेम रेट पे नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग। तो ये बड़ा यूनिक आंसर लगा होगा उनको, उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, कि हाँ, काफी डिफरेंटली सोचा है तुमने।
बाकी उन्होंने देखे कि प्रोजेक्ट्स इसने काफी हैंड्स ऑन कर रखे हैं, तो हम्म, उनको उस हिसाब से भी थोड़ा प्लस पॉइंट लगा। ओके। डिस्कशन हुए थे प्रोजेक्ट्स को लेके भी, बट हाँ ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था इंटरव्यू को लेके। फिर हम्म, उसके बाद आ गए, घर पे आ गए। फिर घर पे क्या, वहाँ पे वापस हॉस्टल आ गए। तो उसके बाद यही था कि नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ा ग्रुप बैठा था उसके लिए, और मोस्टली लग रहा था कि जो बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स और कोडर्स हैं उनका हो जाएगा उसकी ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल। ओके। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि आगे क्या करना है, हाँ, कि हाँ। अगर नहीं होता है तो अगली कंपनीज की तैयारी करते हैं और वो सब। इतने में रात को 12 बजे कॉल आ जाता है कि आपका हो गया। क्या बात है, उनको एंड दैट्स तुम्हारा दी रसगुल्ले वाला आंसर पसंद आ गया। आई थिंक सो। मे यूनिक, बी मे यूनिक। बी इनको कुछ और मिला हो। हाँ, 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 हाँ। तो तुम्हारा बट यहाँ हो गया, अब तुम तैयार हो पूरा कि अब सेटल्ड है, कि हो गया प्लेसमेंट, अब हाँ जाएंगे कोड वोड करेंगे, राइट? हाँ, तो 8 सेम भी हो गया था ऐसे ही करते हुए, प्लेसमेंट हो गया है, अब जॉब शुरू करेंगे 8 सेमेस्टर के बाद। लेकिन 8 सेमेस्टर के बाद खत्म होते होते एक अपॉर्चुनिटी आती है प्रोफेसर की, कि जापान में रोबोटिक्स में मास्टर्स करवा रहे हैं विद स्कॉलरशिप। आपका आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है। तो ये कॉलेज के थ्रू आई थी, या फिर ये इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है? कॉलेज के थ्रू आई थी, क्योंकि प्रोफेसर आई थी जो डॉक्टर स्वागत कुमार जिनके साथ में काम कर रहा था, उन्होंने पूरे बैच को भेजी थी अच्छा, कि जो पूरा जो सबको। इंटरेस्टेड है, अच्छा। जो जो इंटरेस्टेड है वो मास्टर्स कर सकते हैं। तो हम्म, मैं वैसे ही बहुत इंटरेस्टेड था रोबोटिक्स को लेके। हम्म, प्लेसमेंट में टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी रोबोटिक्स में काम करने के लिए। तो मेरे को लगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उस तरफ गया, इंटरव्यू और एक बात दिया। बताओ, एक बात बताओ कि यहाँ पे ऐसा नहीं आया है कि दिमाग में कि प्लेसमेंट हो गया है, अब नौकरी है, अच्छा खासा पैसा है, तो क्या मैं नौकरी करूँ या फिर अभी दूसरे मोड में जाऊँ? तो ये नहीं आया दिमाग तो में? ये था, हाँ आया था कि जॉब है, ओवर द टाइम आप सेटल डाउन हो जाओगे जॉब में भी। बट मेरे को ये शुरू से ही था कि जब आईआईटी शुरू करा था कि मास्टर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपना स्किल सेट और हम्म। स्पेसिफिक कर सकते हो, जिसमें अच्छा। आगे चल के और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी। और रोबोटिक्स उस टाइम एक बूमिंग इंडस्ट्री भी लग रही थी, हम्म। कि ओवर द मतलब आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो मेरे को लगा कि हो ही जाएगा इसके बाद भी। ओके, तो फिर क्या हुआ, तुमने तो अप्लाई किया वहाँ पे, राइट? हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया प्रोफेसर्स के साथ, उन्होंने, इनको अच्छा लगा प्रोजेक्ट वगैरह, बट उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, ऐसा हो गया, सिलेक्ट नहीं किया था उस टाइम हाँ, पे? ओके। नहीं तो सिलेक्ट नहीं किया कौन था से मेरे को। प्रोफेसर्स ने सिलेक्ट नहीं किया, आईआईटी में जो प्रोफेसर उन्होंने, या नहीं नहीं, फिर? जो जापान वाले, अच्छा, जापान वाले प्रोफेसर ने जापान सिलेक्ट? वाले जो प्रोफेसर थे उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था। ओके। और उसमें ये भी था कि पहले, 1 साल पहले हमारे सीनियर जा चुके थे उसी प्रोग्राम को लेके, उनसे बात भी की थी, अच्छा। उन्होंने बोला अच्छा प्रोग्राम है और काफी इंटरेस्टिंग है। ओके। तो इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। फिर जिस बंदे को सिलेक्ट किया इन्होंने, उसने बैक कर लिया, वो आगे ओके, नहीं जा पाया। गुड फॉर यू। तो फिर हाँ। तो फिर मेरा सेकंड उसमें मेरे को एक्सेप्ट किया गया। और फिर अच्छा। मैं उसके बाद जापान, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया अपनी तरफ से, और फिर मैं जापान गया मास्टर्स करने के लिए। अच्छा, जापान जो है बिल्कुल अलग ही, मुझे लगता है कि बाहर से अलग ही दुनिया है, राइट? तो क्या तुम्हें भी वही लगा जब जापान में पहली बार एंटर किए? जापान की इंटरेस्टिंग चीजें बताओ थोड़ी, क्या क्या अलग है जापान की दुनिया में? जापान एक अलग ही जर्नी थी। अच्छा। मैं जापान ओवरऑल 5 साल रहा, अच्छा। मास्टर्स के बाद भी। हाँ, तो हाँ। मैं जब पहली बार गया वहाँ पे लैंड करा, तो इंग्लिश एयरपोर्ट तक तो दिख रही थी, एयरपोर्ट के बाहर कहीं पे भी नहीं है। ओह, अच्छा, तो इंग्लिश दिखता है, मतलब कुछ भी इंग्लिश में होता ही नहीं है? कुछ भी इंग्लिश में, साइंस कुछ कुछ दिख जाएंगे या स्टेशन के नाम दिख जाएंगे, बाकी शॉप्स और कंटेंट या शॉप्स के पीछे जो प्रोडक्ट्स पे जो लिखा हुआ होता है वो कुछ भी इंग्लिश नहीं होता। तो बड़ा सब दिक्कत होती जापानीज होगी था। फिर, बहुत दिक्कत होती हाँ होगी। होती है, क्या तुमने शुरू शुरू में सीखी फिर, होती है। सीखी थी पहले जाने से पहले, या फिर?
नहीं कर पाया था उतना। नहीं, सीखी कुछ नहीं थी। और मैं क्या सबके प्रिंट आउट ट्रांसलेट कर करके लेके गया था कि कैसे मेरे को यूनिवर्सिटी तक जाना है अच्छा, वहाँ पे। इंटरेस्टिंग। तो इसमें एक और था कि मेरे को पहले वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ऑल द प्रोफेसर ने सिलेक्ट कर लिया है, हाँ, बट यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा ओके, मास्टर्स के अच्छा लिए। तो अच्छा, एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आपको जापान आना पड़ेगा, आप वर्चुअली नहीं कर सकते। ओके, ओके। तो तो कोविड मैं में तो पहले हो ही नहीं पाता एंट्रेंस, शायद, फिर वो कोविड में तो हो ही नहीं शायद पाता। अब चेंज कर दिया उन्होंने, मोस्टली ऑनलाइन कर दिया, बट हाँ उस हाँ, टाइम पे नहीं होता। और ओके। एंट्रेंस टेस्ट में मैथ्स पूछी जाती थी, हाँ, हाँ। वो भी ओरली। ओरली कैसे मैथ्स और पूछते हैं? वो उसी टाइम हाथों हाथ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बोर्ड पे सॉल्व करना अच्छा, मुझे लगा कि 2 का टेबल तो नहीं पूछ रहे हैं। है। नहीं नहीं, तो मैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए पहली बार आया था जापान। हाँ, हाँ, तो वही था कि लैंड करके कैसे तैसे करके मैं बस करके पहुंचा यूनिवर्सिटी। एंट्रेंस टेस्ट दिया, एंट्रेंस टेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं था। मोस्टली वो आपका रिसर्च प्रपोजल पूछते हैं कि आप किस में रिसर्च करना चाहोगे, और बेसिक लीनियर अलजेब्रा डिफरेंशिएशन पूछते हैं, जो हम्म, आईआईटी के लिए आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है। अच्छा तो इतना इजी था टेस्ट। और वो प्रोफेसर ने उसी दिन ही बता दिया था कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं अच्छा। टेस्ट तो में तुम लेके। कॉन्फिडेंट हो गए कि अब ये तो बढ़िया हो गया, एकदम अच्छा काम। हाँ, तो वो हो गया था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा एंट्रेंस टेस्ट में। तो ओके, वापस इंडिया आ गया, धीरे धीरे ईमेल आ गया कि आपका वो हो गया है, एंट्रेंस टेस्ट आपका पास हो गया है और आप फाइनल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जा सकते हो। अच्छा। तो किस फील्ड में जा रहे थे तुम वहाँ पे? जैसे यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल था, राइट? इलेक्ट्रिकल था। तो वहाँ पे तो मास्टर्स में वहाँ पे ऑफिशियली तो ब्रांचेस होती है, जैसे इंफॉर्मेशन साइंस, मेटलर्जी, बायो साइंस, ऐसे करके डिग्री आपको उसी में मिलेगी। बट हम्म, इंटरनली इंफॉर्मेशन साइंस में आप एक लैब में ज्वाइन करते हो, अच्छा, तो आपकी रिसर्च डायरेक्शन उस लैब के हिसाब से चलेगी, ओके, लैब की थीम के हिसाब से। तो मेरा मैथमेटिकल इंफॉर्मेटिक्स था, ओके। जो जो मोस्टली मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और इन सब में डील कर। अच्छा, मशीन लर्निंग, ओके। मशीन लर्निंग के बारे में आएंगे, तुमसे पूछेंगे कि मशीन लर्निंग, तो रोबोटिक्स एक फील्ड है, राइट? जैसे तुमने बताया कि हम समझ सकते हैं कि रोबोट्स हम देखते हैं, काफ़ी कुछ कुछ ऑटोमेशन हो चुका है, राइट? कि रोबोट्स का मतलब बेसिकली ये नहीं है कि ह्यूमनॉइड रोबोट ही चलेंगे। रोबोटिक्स का मतलब हम्म, है कि कुछ भी चीज़ को ऑटोमेट करना, राइट? जिसमें ह्यूमन हाँ। इंटरवेंशन कम से कम हो पाए। जैसे हम लोग गाड़ियाँ असेंबल करते हैं, वहाँ पे मशीन्स होती है, राइट? तो ये मशीन लर्निंग जो फील्ड है, मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? मशीन लर्निंग, सो रोबोटिक्स को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, रोबोटिक्स एक तरीके का सिस्टम है जिसमें इंटेलिजेंस समहाउ होता है वाया सॉफ्टवेयर, और उसमें किसी तरीके का हार्डवेयर एक्चुएशन होता है। हार्डवेयर एक्चुएशन मतलब कोई चीज चलती है, ओके, मोटर चलती है, पैर चलते हैं, विंग्स उड़ते हैं या ब्लेड से उड़ते हैं, तो ड्रोन्स भी होते हैं रोबोट, चलने वाले रोबोट भी होते हैं, फैक्ट्री मशीन्स भी रोबोट्स होते हैं। तो ये सब ओके, उस सिस्टम के अंडर आ जाते हैं। मशीन लर्निंग इसका एक स्पेसिफिक पार्ट बोल सकते हैं जिसमें इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। ओके। तो अच्छा, जिसमें आपको रोबोट को लेट्स से कि रिपीटेटिव टास्क करवाना है। हम्म, वो एक बेल्ट पे 4 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 को एक तरफ रखना है, 2 को दूसरी तरफ रखना है। तो वो ए रिपीटेटिव टास्क है। तो इस ओके, रिपीटेटिव टास्क के लिए आप उसमें मशीन लर्निंग से उसको सिखा सकते हैं कि कौन से 2 हमेशा इस तरफ रखने हैं, कौन से 2 हमेशा राइट साइड में रखने हैं। अच्छा, तो मशीन लर्निंग पावर्स द इंटेलिजेंस ऑफ रोबोटिक्स। ऑल राइट। सो मशीन लर्निंग हमेशा एक रोबोटिक्स को इन्वॉल्व करेगी, ऐसा जरूरी है, या मशीन लर्निंग और नहीं, चीजों में भी यूज हो मशीन सकती है? लर्निंग मशीन लर्निंग अब तो बहुत जगह यूज होती है। ये इंटेलिजेंस आप वेबसाइट्स में डाल सकते हो, ये इंटेलिजेंस आप बैक एंड प्रोसेसेस में डाल सकते हो, ये इंटेलिजेंस किसी भी तरीके के पैटर्न पे डाल सकते हो जो कि सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट कर सकते अच्छा, आजकल ए हैं। ये मशीन लर्निंग और एआई की बहुत बातें होती है, लाइक हम हमेशा लोग एआई मशीन लर्निंग को साथ साथ यूज करने हैं कि, तो क्या ये सेम ही चीज है या फिर दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं?
मशीन लर्न एआई, आई वुड से कि ये थोड़ा फैंसी नाम है उसका। अच्छा, ओके। जब एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल डेफिनेशन से बहुत दूर जा चुका है। अब ओके, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग जो कीवर्ड्स हैं उनको कंबाइंड एआई बोलते हैं। अच्छा, ओके। तो जब कोई बोल रहा है कि हम एआई कर रहे हैं तो एक्चुअली वो मशीन लर्निंग कर रहा है इन जनरल कोलोकियल टर्म्स। हम्म। तो तो तुम्हें तुम्हें लगता है ये आजकल जितना मतलब जो कॉमन जनता को जब काफी डराया जाता है एआई के नाम पे कि एआई विल टेक ओवर दी जॉब्स, ऑल द जॉब्स, और एक मशीन्स हम ह्यूमंस पे हावी हो जाएंगे, क्या ये प्रैक्टिकल है या रियलिटी है, या फिर तुम्हें लगता है कि ये बहुत फार फेच्ड है अभी? सो हम पे हावी हावी हो जाएंगे, जैसे कि जो मूवीज में बताते हैं हाँ, सॉफ्टवेयर हाँ। जो मशीन्स आती है मैट्रिक्स और वैसे, उस लेवल का तो अभी कह नहीं सकता मैं। हम्म, डिपेंड की कोई सीक्रेट में बना रहा हूँ तो अलग बात है, बाकी जो ओपन नॉलेज में है उसके हिसाब से अभी बहुत दूर है। हम्म, जो मशीन लर्निंग, हाँ मशीन लर्निंग आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह है। आप वेबसाइट्स ब्राउज कर रहे हैं, आप पेमेंट्स दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, हर जगह मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। और हाँ हम्म। पर हर जगह, इवन यूट्यूब पे आप जो देखते हैं उससे रिकमेंडेशंस आते हैं वो सब भी मशीन लर्निंग पावर्ड होते हैं। तो वो अच्छा। अपने आप रैंडमली चॉइस नहीं होते, वो बैकएंड में मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली जो मैं तो देखता हूँ जिस तरह का कंटेंट, वो डेटा ले लिया जाता है, राइट? और उस डेटा का एनालिसिस करके ही आपको रिकमेंडेशन सजेस्ट किए जाते हैं कि हाँ, अच्छा आपको ये पसंद है तो आप इस तरह के कंटेंट और देखिए या आप देख सकते हैं, ऐसा होता है, राइट? तो इसमें ऐसा ही, एमएल का हाँ तो आप इन्वॉल्वमेंट अभी है। आपका सारा इंटरेक्शन अभी जो वर्चुअल वर्ल्ड से हो रहा है वो किसी ना किसी तरीके से मशीन लर्निंग इन्वॉल्व हो रही है। अच्छा, तो इट्स ओके। ऑलरेडी देयर, बट आप जो बोल रहे हैं कि वो रोबोट आ जाएंगे, वो अभी फार फेच्ड है। और हम्म, क्योंकि उसमें मशीन लर्निंग बस एक कंपोनेंट है, बाकी हम्म, चीजें उसको चैलेंजिंग बनाती है। हम्म। तो तुम क्या बोलोगे कि इज इट हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस ऑल टुगेदर, और वी आर क्रिएटिंग समथिंग दैट इज गोइंग टू हार्म अस इन द लॉन्ग रन? क्या बोल सकते हैं, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं जहाँ पे ह्यूमंस को बहुत ज्यादा? लॉन्ग रन तो इसके बहुत डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। मशीन लर्निंग का बहुत अच्छे एप्लीकेशंस भी हैं और बहुत ज़्यादा खराब भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अच्छे एप्लीकेशंस इन द सेंस कि आप ऑटोमेटेड डिजीज प्रिडिक्शन कर सकते हो जहाँ पे आपके पास डॉक्टर्स भी नहीं है। ओ अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो तो इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो कि क्या, जैसे किस तरह की चीजें कर सकते हैं? अभी जैसे मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, वो हम्म। ऑटोमेटिक हार्ट फेलियर प्रिडिक्ट करते हैं। ओ इंटरेस्टिंग। आप अपना ईसीजी करवाते हैं किसी रिमोट लैब में, अगर वो लैब इस हमारी सर्विस का यूज कर रही है तो उनको इंस्टेंटेनियसली पता चल जाएगा कि इनको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आया हुआ है कि नहीं, मतलब अभी एग्जिस्ट कर रहा है उनके हार्ट में, नहीं हार्ट अटैक। तो उसके लिए डॉक्टर अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंस नहीं है। ओके, तो एक ओके। उनको एक इनिशियल अलर्ट, इट्स सिमिलर टू एप्पल वॉच, कि एप्पल वॉच हम्म। में भी आपको अगर हार्ट अटैक आता है तो आपको हाथ हाथ बता देंगे, अच्छा, तो आपको डॉक्टर की अवेलेबिलिटी की जरूरी है। it basically senses your pulses that are generated in your heart, इस हाँ तरह का तो कुछ है? इस तरीके की मशीन लर्निंग के लिए आपका जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसके डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है हम्म। और उसके पैटर्न पे प्रिडिक्शन बनाया जाता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। ओके, ओके। सो इसके काफ़ी यूजेस हो सकते हैं। तो अगर हम दूसरे साइड ऑफ एआई की बात करें, जहाँ पे इट मे प्रूव टू बी हार्मफुल, तो हाँ उसके तो बारे में क्या कहना है? जैसे कुछ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे क्रेडिट एनालिसिस में, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस में कई जगह फेशियल रिकॉग्निशन से क्रेडिट रिस्क एनालिसिस बना रहे हैं कंपनी। तो ओके। फेशियल रिकॉग्निशन बायस रहता है क्योंकि डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो और क्रेडिट आप रिस्क अगर आप एनालिसिस से आपका मतलब है कि कौन डिफॉल्ट कर आपका सकता है वो अपने, अगर आ, उसने कोई क्रेडिट लिया है तो, राइट? इसका मतलब यही है? नहीं वो, हाँ
एक जनरल सेंस में वो आपका फेस देख के आपका रिस्क स्कोर प्रेडिक्ट करेगा कि आप हाई ओके। रिस्क वाले हो या लो रिस्क वाले हो। आप लो रिस्क वाले हो तो आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, आप हाई रिस्क वाले हो तो आपका लोन रिजेक्ट कर देंगे। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माय फेशियल फीचर्स। हाँ, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ। ओके। इट इट तो वो इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा, वो एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन इग्नोर कर रहा है, और जो कि जिसका कोई प्रैक्टिकल बेसिस नहीं बनता कि फेस से आप उसका फाइनेंशियल कंडीशन मेजर कर सकते हो। हम्म। तो ऐसी जगह पे मशीन लर्निंग हार्मफुल है। इंटरेस्टिंग। मैंने कभी सोचा नहीं कि कोई ऐसा भी किया जा सकता है कि फेशियल फीचर्स को देखते हुए यू आर प्रिडिक्टिंग कि किसको लोन देना चाहिए या नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी तो ये स्कैरी। सब, हाँ, तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, इसमें इसको अच्छा भी बना सकते हैं कि आपके फेशियल की बजाय आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर हम्म। और ये डेटा इकट्ठा करके इनके बेसिस पे प्रिडिक्शन, जो कि आजकल बहुत सारी कंपनियां कर भी रही है। हाँ राइट, वो तो हो तो रहा है। ये एक मोर वैल्यूएबल सिस्टम बनता है, ना कि आपका फेशियल फीचर्स ढूंढ के। हम्म। और तुम्हें क्या लगता है कि जो दूसरा एस्पेक्ट आता है कि एआई विल टेक ओवर ऑल द जॉब्स, इसके बारे में क्या व्यू है? मेरा तो व्यू ये है कि जॉब्स ओवर द पीरियड चेंज होती रहती है, खास करके हम्म। टेक्निकल फील्ड में नए टूल्स आते हैं, नए जॉब्स बनते हैं उनके बेसिस पे। तो ये भी एक ऐसा टूल है जिसके बेसिस पे नई जॉब्स भी बनेंगी, कुछ जॉब्स चेंज भी होंगी। हम्म। बट हाँ, इसके लिए एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाए, जिनकी जॉब्स चेंज हो रही है या उनको वैल्यूएबल रीस्किल किया जाए जिनकी ओके। जॉब्स चेंज हो रही है। ओके। तो इट्स नॉट लाइक एआई सबकी जॉब खा जाएगी। हाँ हाँ। एआई अभी एक डम्ब 5 साल का बच्चा है जो सिर्फ एक ही चीज सीखता है। ओके। इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट लाइक एक एआई एल्गोरिथम बना दिया वो सब कुछ कर देगा। हाँ हाँ। देयर विल स्टिल बी बेसिक फंक्शनल जॉब्स। इट्स जस्ट दैट कि जो रिपीटेटिव टास्क है उनमें ऑटोमेशन लाया जा सकता है, जो ज़्यादा स्किल बेस्ड नहीं है। हम्म। और इन ऑटोमेशन की वजह से भी आपको दूसरे इनको मेंटेन करना, एआई को मेंटेन करना, रीट्रेन करना, इनके लिए नए जॉब्स भी बन रहे हैं। हम्म। उनके लिए दूसरी स्किल्स चाहिए होती है। तो इसलिए जिनकी स्किल्स, जिनके जॉब जा रहे हैं, जॉब जाएंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो जिनकी जॉब जा रही है उनको रीस्किल करना पड़ेगा। ओके। इंटरेस्टिंग। सो द अंडरस्टैंडिंग इज कि हाँ, जॉब्स कुछ जाएंगी, आई मीन कुछ जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, बट ऐसा होगा कि नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी नए फील्ड में। राइट। ओके। सो अगर किसी को, इफ देर इज समबडी हु इज लुकिंग टू बिल्ड अ करियर इन एआई, तो उसको किस पाथ से जाना चाहिए? तो एआई में भी सब फील्ड्स होती है। तो हम्म। एक तो इन सब का बेसिस मशीन लर्निंग होता है, जो कि प्रिटी कॉमन है हर जगह। डिफरेंट डिफरेंट सब फील्ड्स में भी ये बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ओपन कोर्सेज हैं बहुत सारे। आप मशीन लर्निंग बाय एंड्रयू सर्च करेंगे तो वो पहला कोर्स आएगा कोर्सेरा पे, उससे ओके। स्टार्ट कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बट वो इनफ नहीं है। आपको फिर प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। बेस्ट यही रहता है लर्निंग का, आप हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करो। हम्म। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मिलेंगे बहुत सारे, कुछ कोर्सेज के अंदर भी होते हैं, कुछ वैसे आपको वेबसाइट्स में मिलेंगे, जैसे कैगल होती है। हम्म। कैगल एक डेटा साइंस कॉम्पिटिशन्स वेबसाइट है, बट वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके। वहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, आप अपना जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कर सकते हो और उससे सीख सकते हो और उसके बेसिस से प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो आप तो ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी ने, कोई बिल्कुल अनअवेयर है इस फील्ड से, they can also go and and learn by themselves with the resources हाँ, available. Nice. तो बुक्स भी अवेलेबल है। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग के आप सर्च करेंगे तो हजारों बुक्स आती है। Mm-hmm. आप बेस्ट रेटेड बुक्स उठा लीजिए बेसिक्स के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि मशीन लर्निंग बाय एंड्रू एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इंट्रोडक्टरी अच्छा इंट्रोडक्शन करवाएगा आपको मशीन लर्निंग से। उसके Mm-hmm. बाद आप
अपनी अपनी डायरेक्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक सब टॉपिक पे स्पेशलाइज, जैसे डीप लर्निंग में आपको ज़्यादा स्पेशलाइज करना है तो उस डायरेक्शन में आप कोर्सेज कर सकते हैं। और बेस्ट प्रोजेक्ट से ही लर्निंग होगी। आप कोर्सेज भी कर लें लेकिन प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे तो आपकी रेज्यूमे या फिर आपका प्रोफाइल भी अच्छा बनेगा। तो क्या मशीन लर्निंग और एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करने के लिए डू यू जस्ट नीड अ कंप्यूटर एंड यू कैन स्टार्ट, या फिर आपको और भी लाइक हार्डवेयर और मशीन्स इन सब की जरूरत पड़ेगी? पहले पड़ती थी, पहले आपको अच्छा हार्डवेयर होना ज़रूरी था, लेकिन अब हम्म। ऑनलाइन टूल्स मिले हुए हैं जो कि फ्री हैं, जैसे गूगल कोलैब करके है। ओके। वो एक ऑनलाइन टूल है जिसपे आपको हार्डवेयर मिल जाता है गूगल की तरफ से, उस पर आप नाइस। प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपको इन डेप्थ जाना है या कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रोग्रामिंग करनी है तो हाँ, आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो आप क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। हम्म। आजकल बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स वो सब ऑनलाइन क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको हम्म। खरीदने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप खरीद रहे हैं तो कोई वो मना ही नहीं है, हम्म। खरीदने में से भी बेटर हो रहा है। Okay. So, Abhinav, great talking to you. Probably will have you once again on the show as the time progresses, right? It was really nice talking to you, and I look forward to meet you again and see what the response is, right? Thank you so much. Thank you for coming on the show. Thank you for having me on the show. Thank you.